नमस्कार। सप्ताह 11 में आपका पुनः स्वागत है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के इस कोर्स में, जो कि इस बार हम हिंदी भाषा में प्रेषित कर रहे हैं। इस सप्ताह में हम गोपनीयता, सुरक्षा, एससीआई के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कैसे हम जब भी कोई मानव केंद्रित सिस्टम बनाते हैं तो कैसे उसमें गोपनीयता और सिक्योरिटी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आपके जो यूज़र होंगे उनके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उनको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है अगर कुछ उनकी गोपनीय जानकारी बाहर आ जाए। तो कैसे हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कैसे हम अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को और उनकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एक मानव केंद्रित सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए आइए इस बारे में हम इस सप्ताह चर्चा करते हैं। इसके पहले अगर हम एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें, पिछले सप्ताह में हमने बात की थी कैसे बड़ा भाषा मॉडल एलएलएम और एआई कैसे एससीआई के साथ अगर मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो कैसे वह अपने उपयोगकर्ताओं के ज़रूरतों को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बात की थी कैसे भाषा मॉडल और बड़े भाषा मॉडल एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं, कैसे लैंग्वेज मॉडल किस किस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, और जिन समस्याओं को लैंग्वेज मॉडल ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता है तो हम बड़े लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से इमर्जेंस के बारे में हमने बात की थी। जैसे हमने बात की थी जैसे इमर्जेंस की क्वालिटी होती है कि जब हम कोई क्वांटिटेटिव चेंजेस करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंजेस भी हमें दिखता है, जैसा कि हम बड़े भाषा मॉडल में हमने देखा था जब हम भाषा मॉडल से आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने बड़े भाषा मॉडल के आर्किटेक्चर के बारे में भी बात की थी। हमने बात की थी कि कैसे अलग अलग तरीके के एलएलएम्स, मल्टीमोडल एलएलएम्स जो हमारे संज्ञान में हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित हैं। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड वाले पेपर के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी और हमने बताया था कि इस पेपर को डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। कैसे अटेंशन एक अहम भूमिका निभाता है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में और कैसे उसने पूरे मशीन लर्निंग पैराडाइम को चेंज करके रख दिया। उसके बाद हमने मल्टी मॉडल एलएलएम और जो एलएलएम है उससे संवाद करने के लिए अलग अलग प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद हमने अलग अलग एप्लीकेशंस जो कि एससीआई और एलएलएम को यूज़ करते हुए एक अच्छे सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, उस पर बात की थी। हमने बात की थी कैसे एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम आप बना सकते हैं। हमने एक ऐसी बात की थी कैसे पर्सनलाइज कंटेंट एससीआई और एलएलएम के माध्यम से आप यूज़ करके अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। हमने बात की थी कैसे आप एलएलएम का यूज़ करके एक्सेसिबिलिटी और सोशल इंक्लूजन को भी अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक केस स्टडी के माध्यम से दिखाया था कैसे एक फ्यूचरिस्टिक मोबाइल फ़ोन एजेंट आपके किसी भी बड़े जटिल से कार्य को, जो कि अन्यथा अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से अलग अलग छोटे छोटे कार्य को पूर्ण किया जाता है, एक स्टेप में ये कर देता है, और जिससे कि जो उपयोगकर्ता है उसको बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है अपने कार्य को करने में, और कम इंटरवेंशन के साथ, कम दिक्कतों के साथ वो बहुत आसानी से जो भी उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है उसका निर्धारण करता है। और लास्ट में हमने ट्यूटोरियल और असाइनमेंट एलएलएम और एससीआई के ऊपर सप्ताह में किए थे। तो चलिए हम इस सप्ताह में आगे बढ़ते हैं। ये इस सप्ताह की रूपरेखा है। हम बात करेंगे हार्म्स क्या है, डीप फेक क्या है, हम बात करेंगे कि एससीआई के पर्सपेक्टिव में गोपनीयता और सिक्योरिटी क्या है और हम कैसे इन बातों का ध्यान रखेंगे। हम चैट जीपीटी के माध्यम से आपको एक डेमो भी दिखाएंगे कैसे आपके उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता या सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और कैसे उन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो एक तरह से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो किसी तरीके से लीक ना हो, वो किसी तरीके से किसी और के पास ना जाए। और फाइनली असाइनमेंट के माध्यम से आप मूल्यांकन अपना कर सकते हैं कि आपने इस अध्याय में क्या क्या सीखा
और उसी के मुताबिक आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग इन आर्टिकल्स को देखें तो हम देख सकते हैं कैसे अलग अलग रिसर्चरों ने एक तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की है एआई की वजह से अलग अलग बड़े बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एआई कुड कॉज हार्म इफ़ मिसयूज बाय द मेडिकल वर्कर। तो इस आर्टिकल में यहाँ पे डिटेल में एक तरह से इस पर चर्चा की गई है कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर मेडिकल वर्कर जो है उसको गलत तरीके से यूज़ करें। गलत तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आप अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से सोच सकते हैं। जैसे अगर वो किसी तरीके से पता कर लेते हैं कि आपको ये समस्या है, उसको मिसयूज़ करके किसी ऐसे लोग को बता सकते हैं जिनको ये नहीं बताना चाहिए, और भी कई तरीके हो सकते हैं। उसी तरीके से इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो बॉम्बशेल स्टैंड फॉर स्टडी फाइंड ChatGPT एंड गूगल्स बार्ड आंसर मेडिकल क्वेश्चन विद रेसिस्ट डिबंक थ्योरीज दैट हार्म ब्लैक पेशेंट। तो एक तरह से इस तरह का पक्षपात पूर्ण कार्य करना बिल्कुल गलत है। तो उस तरीके से हमने इस आर्टिकल में देखा कि कैसे ChatGPT और गूगल बार्ड मेडिकल क्वेश्चंस के ऊपर रेसिस्ट आंसर देते हैं। CEO behind ChatGPT warns Congress AI could cause harm to the world। एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि कैसे सैम अल्टमैन advocated for a number of AI regulations including a new government agency charged with creating government standard for the field। तो एक तरह से ये ढेरों ऐसे आर्टिकल भरे पड़े हैं इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पे लोगों ने बताया है कि अगर AI और मशीन लर्निंग गलत तरीके से यूज़ होगा तो इसका बहुत ही बड़ा हर्जाना आपके उपयोगकर्ताओं को, इस समाज और मशायरे को भुगतना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं अगर, तो सबसे पहले तो हमें पता करने की ज़रूरत है कि किस किस तरीके की समस्याएं या किस किस तरीके का नुकसान हम इस तरह के सिस्टम आपके उपयोगकर्ता को कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि जोफ्री हिंटन, जिनको बिल्कुल किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, जिनको 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड मिला था इनके कंट्रीब्यूशन एआई के में करने के लिए, और नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 2024 में। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे बड़े बड़े अवार्ड एक से ज़्यादा बार मिलते हैं। जोफ्री हिंटन को एक तरह से ये अवार्ड 2 बार मिला। इसके पहले अगर आप देखें तो यह गूगल के गूगल ब्रेन को एक तरह से हेड करते थे, और इनका जो टाइम था गूगल ब्रेन में और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एज एमिरेट प्रोफेसर के तौर पे था। तो पिछले कुछ सालों में हमने ख़ास तौर पे देखा है गूगल छोड़ने के बाद, चूँकि गूगल में काम करने के दौरान भी उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद वह बोलने लगे इन बातों को के ऊपर, लोगों के ध्यान को आकर्षित करने लगे कि एआई अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगेंगे तो उसका अगर मिसयूज़ होने लगेगा तो उससे बहुत ही बड़ी समाज को और जो ह्यूमन काइंड है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह एक तरीके से किसी ऐसे वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायी होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जोफ्री हिंटन ने बोला था और ऐसा उन्होंने गूगल रिज़ाइन करने के बाद बोला, और उन्होंने ये बात बोली कि गूगल में रहते हुए ये बोलना संभव नहीं था क्योंकि अगेन वो कंपनी है, कंपनी की पॉलिसी है, और गूगल के ज़्यादातर प्रोडक्ट अभी एआई बेस्ड हैं, तो वहाँ पे उनके लिए बोलना अनुचित था। तो इसी वजह से उन्होंने गूगल में जो गूगल ब्रेन में जो उनका पोजीशन था उसको उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद एज अ बेसिकली एआई की चिंताओं को आगे बताने के लिए उन्होंने एक तरह से उस ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन किया जो कि बताने लगे कि एआई को एक समझदारी पूर्वक रेगुलेशन के साथ यूज़ करना पड़ेगा, अन्यथा इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। जैसा कि उन्होंने बोला था, आई नाउ थिंक दैट द आइडिया ऑफ सुपर इंटेलिजेंट एआई, जो कि एक तरह से आदमी से भी, मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदार है,
could be harmful is something we really should worry about। क्योंकि अगर वो कल को अपने से डिसीजन लेने लगे तो हमारे बिहाफ पे वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, हमारे बिहाफ पे वो अलग अलग स्कैंडल कर सकता है, हमारे बिहाफ पे अलग अलग क्राइम कर सकता है। और लेकिन उसकी जवाबदेही किसकी होगी ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो द फैक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग सिस्टम दैट माइट सून बी मोर इंटेलिजेंट दैन द ह्यूमन इज समथिंग दैट कुड हैव वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस। क्योंकि जिस तरह से बड़े भाषा मॉडल बन रहे हैं, जिस तरह से उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं अलग अलग मोडालिटीज़ को समझने की, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरीके की जो मोडालिटी या अलग अलग इन्फॉर्मेशन है उसका वो इतने अच्छी तरीके से और इतने कम समय में समझ पा रहे हैं, ह्यूमन लेवल तक पहुंच रहे हैं। अगर वो उन ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको करने लगे तो चूँकि उनके पास एक तरह से इतनी कंप्यूट पावर है, मेमोरी है, जिससे कि वह जो मनुष्यों को किसी काम को करने में कई दिन लगते थे, कई वर्ष लगते थे, वो चंद मिनटों या सेकंड्स में कर लेंगे और काफ़ी हद तक बड़े बड़े नुकसान ह्यूमन काइंड को कर सकते हैं। तो अगेन इसके ढेर सारे सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग स्टैंडर्ड को बनाएं, गाइडलाइंस को बताएं और उन गाइडलाइंस के माध्यम से इंश्योर करें कि हमेशा मनुष्य का जो हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी कीमत पे किसी मनुष्य को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। उसके अलावा आप उनके जीवन को सरल बनाने के लिए, उनके कार्यों को करने के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करिए, बट किसी भी कीमत पर जो आपके मनुष्य हैं, जो सोसाइटी है, जो मैनकाइंड है, उसको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए मुख्यतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए एआई वरदान है या अभिशाप है, यह इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसा ये डिस्कशन नहीं आया कि ये जो चीज़ बनाई गई है, ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ये अच्छी है या बुरी। क्योंकि इसके पहले अगर आप कहेंगे जब एटॉमिक बम बनाया गया था, यूरेनियम को यूज़ किया गया था, तो उसको आपके ऊपर है कि उसको आप एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करके बिजली पैदा करिए या पूरे शहर को, पूरे देश को उड़ा दीजिए। आप रिवॉल्वर, मशीन गन, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो अगर आप उसको क्राइम कंट्रोल करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे यूज़ करें तब तो ठीक है। बट अगर कोई आतंकवादी गलत तरीके से यूज़ करे, लोगों को मारे, तो वो गलत हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि जो भी तकनीकी हम बना रहे हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किसके द्वारा यूज़ करना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान दें और तो मुझे लग रहा है कि एआई एक बहुत ही अच्छा वरदान साबित होगा। और आज के टाइम पे यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से उसी आविष्कार की तरह है जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया गया था और उसने पूरे इंडस्ट्री से लेके मानव जीवन को एक अच्छी दिशा में और ऊपर की तरफ ले गया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे अच्छे से आगे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जब तक हम समस्याओं को नहीं जानेंगे तब तक हम उसका निदान नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो एलएलएम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जब हम उसको यूज़ करके कोई मॉडल या सिस्टम बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वह बायस और डिस्क्रिमिनेशन से ग्रसित हो सकता है कि उसमें कोई पूर्वाग्रह हो, उस पूर्वाग्रह के अनुसार अगर वह कोई कार्य करेगा तो एक तरह से यह गलत होगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेट कुछ ही भी तरीके का पक्षपात करेगा तो वो भी गलत होगा। तो एआई सिस्टम हमने देखा है काफ़ी टाइम, जैसा कि हमने न्यूज़ आर्टिकल में भी दिखाया था, वह पक्षपातपूर्ण कार्य कर सकता है या वह एक तरह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी गलत कार्य को कर सकता है। तो एआई सिस्टम कैन अनइंटेंशनली perpetuate or amplify existing biases present in the data they are trained on। क्योंकि अगर हमने काफ़ी बार हमारे पास एक तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता कि जो भी डेटा हम एक तरह से मशीन लर्निंग मॉडल को, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए ले रहे हैं, और अगर वो डेटा ही
किसी भी तरीके से पूर्वाग्रह से या किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से ग्रसित है, उसमें अगर वो समस्या है, तो जो हम मॉडल बनाएंगे वो भी उसी तरीके का बनेगा और वो भी उसी तरीके का पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन करेगा. So this can lead to discrimination outcome in areas like hiring, lending, policing और healthcare. किसी भी एरिया में जहाँ पे आप AI मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं, अगर जिस डेटा पे आपने ट्रेन किया है तो वो गलत डिसीजन लेगा, वो गलत मतलब हो सकता है कि हायरिंग रिक्रूटमेंट जो करना है वो गलत करे, या वो एक तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से करे. जैसा कि हमने पिछले कुछ सप्ताह में ये भी डिस्कस किया था, अमेज़न ने एक रिक्रूटमेंट टूल, हायरिंग टूल बनाया था AI बेस्ड, और बाद में ये पाया गया कि वो महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण निर्णय लेता है, महिलाओं को कम सेलेक्ट करता है जबकि पुरुषों को ज़्यादा सेलेक्ट करता है. तो एक तरह से इस तरह से अगर किसी पूर्वाग्रह के साथ कोई मॉडल कार्य करता है और ये कार्य उसी तरीके से करता है जिस तरह के डेटा के ऊपर ये ट्रेन है, तो हमें उसको पहले सही करने की ज़रूरत है. तो एग्जांपल के तौर पे एक आप ये भी देख सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट परफॉर्म्स वर्स ऑन सर्टेन एथनिक ग्रुप ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डेटा. तो ऐसा हमने कई एग्जांपल और ट्रेनिंग न्यूज़ आर्टिकल में भी देखा है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं, कभी कभी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उन पे सही काम नहीं करता और उनको किसी जानवर की तरीके से कैटेगराइज करता है. तो ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि जो डेटा जिस पे ट्रेन हो वह इन तरह के लोगों को न इंक्लूड किया गया हो, या कम इस तरह का डेटा हो, या गलत तरह का इवन अनोटेशन या लेबलिंग किया गया हो. हम ये भी देखते हैं किसी एक प्रकार के कम्युनिटी को, किसी एक प्रकार के रीजन को, किसी एक प्रकार के धर्म को किसी तरीके से लेबल किया जाता है. अगर हमारा जो डेटा जिस पे ट्रेन है उस तरीके के बायस से ग्रसित है, तो फिर उसी तरीके का कार्य वो करेगा जब हम रियल लाइफ में उसको डेटा देंगे. तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस डेटा पे हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड मॉडल ट्रेन हुआ है वह किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह या पक्षपातपूर्ण निर्णयों से या उस तरह के डेटा से प्रसन्न न हो. तो चलिए, और उसी तरीके से अगला जो दिक्कत हो सकता है, गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है. तो जैसे AI सिस्टम ऑफन रिलाई ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा, मिसयूज और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दिस डेटा कैन लीड टू प्राइवेसी ब्रीचेस. जैसा कि हमने कई ढेरों ऐसे एग्जांपल्स में देखा है कि आप प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से ChatGPT से जब बात करते हैं तो कभी कभी काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हैं, जो कि पहली बार तो वो नहीं बताता, लेकिन जब आप उससे अलग अलग तरीके से एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रिजन ब्रेक तरीके से जब उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बता देता है किसी और को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आधार नंबर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, या अलग अलग तरीके की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं. जैसे AI powered surveillance tool that track people's movement और एक्टिविटीज़ विदाउट देयर कंसेंट. तो अगर ऐसा हो रहा है, हमें सहमति की ज़रूरत है अगर हम ऐसा कुछ ले रहे हैं. तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक और नुकसान, एक तरह से जो दिक्कतों का सामना LLM की वजह से हो रहा है, लोग बोलते हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट, नौकरी का एक तरह से जाना, क्योंकि अब AI और मशीन लर्निंग की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं. जैसे किसी फैक्ट्री में पहले 1000 लोग काम करते थे, आज केवल 10 से 15 लोग वो पूरा कार्य कर पा रहे हैं AI, रोबोटिक्स और अलग अलग माध्यमों से. तो ऑटोमेशन एंड AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज कैन लीड टू द लॉस ऑफ जॉब्स इन इंडस्ट्री वेयर टास्क कैन बी ऑटोमेटेड, पोटेंशियली कॉजिंग इकोनॉमिक हार्म टू द सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्कर्स. तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर सर्विस रिप्लेसिंग ह्यूमन एजेंट, क्योंकि हमने बात की थी इतना फिजिबल नहीं है अलग अलग कंपनीज के लिए कि ढेरों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को वो हायर कर पाएँ, वो 24 घंटे आपकी सेवा में लगा पाएँ. तो धीरे धीरे एक तरह से जो एजेंट हैं वो उनकी जगह ले रहे हैं और उनके उपयोगकर्ताओं को कम समय में और उनकी बातों को, उनके प्रश्नों को समझ के जल्दी से जल्दी उनके समस्याओं का निदान कर रहे हैं. मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है LLM और AI की दुनिया में. जैसे AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आजकल डीप फेक और जनरेटिव AI बेस्ड
तरीक़ों से अलग अलग इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियोज़ हो, ऑडियो एंड सो ऑन। तो एक तरह से एक दे यूज़ टू क्रिएट false information, videos, images leading to social harm by spreading misinformation and और manipulating public opinion। अगर क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस बारे, क्योंकि ये डीप फेक के माध्यम से जो अलग अलग डेटा क्रिएट करते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, वो दिखने में और सुनने में बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं अगर उसको अच्छे से जनरेट किया गया हो। तो यह उन लोगों के लिए बड़े मुश्किल की बात है जो डेली के जीवन, जो रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं, ख़ास तौर पे किसी क्रूशियल टाइम फ्रेम के टाइम पे आती हैं, जैसे इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वह किसी व्यक्ति के प्रति हेट फैलाने का मामला हो, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का मामला हो, तो ऐसे केसेस में हम बिना जांच पड़ताल किए इस झांसे में आ जाते हैं और गलत कार्य कर देते हैं। तो ये फॉल्स नैरेटिव कभी कभी फेक न्यूज़ के माध्यम से, मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, और यह केवल वोटों तक सीमित नहीं रह गया है। हमने काफ़ी अनेकों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। इन फेक न्यूज़ की वजह से दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ पाती है। तो हमें इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम इस डीप फेक या एआई के द्वारा जनरेट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पता कर पाएँ कि यह एआई के द्वारा जनरेटेड है, ये रियल नहीं है। अगर हम उसको अच्छे कार्य के लिए करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से हमें गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एआई के माध्यम से जनरेट हो तो वहाँ पे किसी भी तरीके का वाटरमार्क या किसी भी तरीके का एक डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेटा है, ये जो इमेज है, ये जो पोस्टर है, ये जो वीडियो है, ऑडियो है, एआई के द्वारा जनरेट है, जिससे कि लोग उसके झांसे में ना आए और उसको सही ना माने। तो डीफेक वीडियोज़ यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव, तो हमें इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। यह हमारी सुरक्षा को भी एक तरह से खतरा देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एआई कैन बी यूज्ड टू क्रिएट sophisticated cyber attack such as AI driven malware और to manipulate system और infrastructure। जैसे आज के टाइम पे कहते हैं कि एआई हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है, उसको अच्छा करने में मदद कर रहा है, लेकिन अगर कोई हैकर है या कोई बुरा व्यक्ति है उसको गलत तरीके से यूज़ करना चाहे तो वह उसके भी तरीके ढूंढ लेता है, और ऐसा हम अलग अलग साइबर अटैक्स में देख चुके हैं। अभी लास्ट ईयर की ही बात है जब माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम डाउन हो गए थे, एयरलाइन की सर्विसेज अफेक्ट हो गई थी, हॉस्पिटल की सर्विसेज अफेक्ट हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि क्या रहा होगा उस समय अगर उसको फिक्स करने में अच्छा खासा समय लगता। उस समय तो हो सकता है कुछ घंटे लगे, क्या होता अगर वो कुछ महीने लगते, कुछ दिन लगता, पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाती। तो हमें इसलिए सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा कि एआई ड्रिवन कोई मैलवेयर या कोई सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनिपुलेट ना कर पाए। तो एआई पावर्ड हैकिंग टूल्स दैट ऑटोनॉमसली अडॉप्ट टू डिफेंस मेजर, हम उसको एक तरह से डिफेंस सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह के समस्याओं से बचने के लिए। ऑटोनॉमस वेपनरी, अभी ऑपरेशन सिंदूर सबसे रिसेंट एग्जांपल है, जिसमें आपने देखा कि अब व्यक्तियों के बीच की लड़ाई की बजाय अब एक तरह से जो ऑटोनॉमस वेपनरी है, चाहे वो ड्रोन्स हों चाहे मिसाइल्स हों, वह अलग अलग तरीके से अब युद्ध में भाग ले रहे हैं और बेसिकली अपने लोगों को बचा के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने सेम चीज़ बाकी जगह भी देखें, यूक्रेन और रशिया के बीच में, जैसे यूक्रेन ने रिसेंटली ड्रोन्स के माध्यम से उनके कई एयरबेस को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे आज के समय में, आज के युग में जो लोगों के बीच में लड़ाई थी, लोगों के बीच में होती थी, अब वहाँ पे ऑटोनॉमस वेपनरी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल पैदा कर रहा है।
और जैसे हम देख सकते हैं मिलिट्री एप्लीकेशन, ऑटोनोमस वेपन्स और डिसीजन मेकिंग सिस्टम कैन कॉज इनइंटेंडेड हार्म इंक्लूडिंग सिविलियन कैजुअलिटीज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल ऑफ मशीन डिसीजन। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर है तो ये मशीन ही, अगर किसी भी तरीके से इनका कंट्रोल दूसरे आपके दुश्मन देश या दुश्मन लोग या कोई बुरा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन हैक कर लेता है, ले लेता है, तो ये आपको नुकसान पहुँच, भले ही इसको आपने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखा हुआ है, बट ये आपके लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। सो ड्रोन्स विथ एआई कैपेबिलिटी दैट कैन एक्ट ऑटोनोमसली इन वॉरफेयर। सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, जैसे जब हम इन एआई और मशीन लर्निंग की वजह से अगर कुछ गलत डिसीजन होता है या कुछ गलत हो जाता है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसको जिम्मेदार माना जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना पारदर्शी है इसने जो भी डिसीजन लिया है। सो मेनी ऑफ द सिस्टम ऑफन ऑपरेट एज अ ब्लैक बॉक्स, जहाँ पे सिंपल कुछ इनपुट आता है और वो डिसीजन लेता है। इसके बीच की जो प्रक्रिया है, उसने डिसीजन कैसे लिया, न्यूरल नेटवर्क में कैसे फ्लो हुआ, वो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता। और एक तरह से जो इवन द डेवलपर्स मे नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ द डिसीजंस आर मेड, कैसे डिसीजन को लिया गया वो इवन डेवलपर को भी नहीं पता होता है। तो दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड एनी वन अकाउंटेबल व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अगर कुछ गलत होता है तो किसको जिम्मेदार माना जाए। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, जिसको हम आगे के स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, एन एआई एल्गोरिथम डिनाइज अ पर्सन अ लोन बट द रीज़न फॉर द डिसीजन आर अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। तो ख़ास तौर पे जब हम सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, सामाजिक दुनिया में रहते हैं, तो अगर आप किसी को किसी सर्विस या किसी सुविधा के लिए मना कर रहे हैं तो आपके पास कुछ रीज़न होने चाहिए, आपके पास कुछ सही तरीके से उसको बताने का तरीका होना चाहिए। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। एथिकल कंसर्न इसके होते हैं, एआई सिस्टम रेज एथिकल क्वेश्चन अबाउट ऑटोनॉमी, फेयरनेस, कितना नीतिगत है वो, कितना न्यायपूर्वक है वो, डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसकी है, पर्टिकुलरली इन एरियाज़ लाइक हेल्थ केयर एंड द क्रिमिनल जस्टिस। जैसे अगर हम जज के लिए, जज की जब बजाय अगर हम एक एआई सिस्टम को रख दें जो कि डिसीजन लेगा कि किसको एक तरह से पेरोल मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। सिमिलरली हेल्थ केयर में अलग अलग जो डिसीजन होते हैं, तो ये काफ़ी नीतिगत और बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरह से जो भी डिसीजन एआई के द्वारा लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए, अपने तर्क देने की बहुत ज़रूरत है। तो उसको हम एक्सप्लेनेबल एआई के माध्यम से कोशिश करेंगे बताने की कि इस डिसीजन को लेने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया है और किन कारणों की वजह से, किन फीचर्स की वजह से यह डिसीजन लिया गया है। तो इसमें हम देखें तो जो अलग अलग हार्म्स की बात कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल्स पे आते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशंस को बनाते हैं, सिस्टम को बनाते हैं, तो जैसे अगर आप एक एनएलपी मॉडल को डेवलप कर रहे हैं तो उसके पहले एक तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से डेटा, सबसे पहले आप डेटा को इकट्ठा करते हैं, उस डेटा के माध्यम से आप मॉडल ट्रेन करते हैं, फिर इन्फरेंस और जनरेशन करते हैं, फिर एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या इंटरवेंशन किस स्टेज पे होना चाहिए, क्योंकि आपको हर लेवल पे ये बात का इंश्योर करना होगा कि कहीं डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं सुरक्षा किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है, किस तरह का कहीं मेरा डेटा बायस या डिस्क्रिमिनेटिव तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का आपको अलग अलग लेवल पे उसके करस्पॉन्डिंग इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा लेवल पे हमें डेटा इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जो कि डेटा फिल्ट्रेशन करेगा, डाटा ऑगमेंटेशन करेगा, जो जिस तरह की डेटा मिसिंग होगी उस तरह के डेटा को ऐड करेगा, कुछ तरह की डेटा जो कि गलत होंगी, बाइस्ड होंगी, तो उनको हटाना होगा। मॉडल इंटरवेंशन करना पड़ेगा मॉडल ट्रेनिंग और डिज़ाइन के टाइम पे, तो वहाँ पे
आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा, मॉडल को एडिट करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट के समय हमें आउटपुट इंटरवेंशन करना पड़ेगा, डिकोडिंग मेथड्स में करना पड़ेगा, पोस्ट फैक्ट आउटपुट एडिटिंग करनी पड़ेगी। कि हो सकता है कि किसी भी तरीके से आपके मॉडल ने एक गलत रिस्पॉन्स दे दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक गलत प्रश्न अगर आप पूछते हैं, जैसे हाउ कैन आई किल समवन, तो वो आपको 50 तरीके बताएगा कि आप ऐसे मार सकते हैं, वैसे मार सकते हैं। आइडियली इसको नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न है। तो भले ही मॉडल ने उसको इस लेवल पे बता दिया, लेकिन हमें इन्फरेंस और जनरेशन लेवल पे जब उसकी पोस्ट फैक्ट आउटपुट एडिटिंग करते हैं तो उस पार्ट को हमें किसी भी तरीके से सप्रेस करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, यह इस तरह के प्रश्न मैं उत्तर नहीं दे सकता। तो पहले जब ChatGPT लॉन्च हुआ था तो आपने देखा होगा इस तरह के काफ़ी ढेरों अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से लोग पूछते थे। सीधे नहीं पूछ रहा था तो टेढ़े टेढ़े तरीके से पूछते थे, उसके बाद ChatGPT उसका उत्तर देता था। तो हमें अपने मॉडल को इतना सिक्योर और इतना अच्छा इस तरीके से बनाने, भले ही वह अलग अलग तरीके से गलत प्रश्न को पूछे, लेकिन हमें उसको मना कर देना है अगर हमारी पॉलिसी उसको अलाउ नहीं करती है उत्तर देने के लिए। तो उसी तरीके से एप्लीकेशन लेवल पे आप एप्लीकेशन इंटरवेंशन कर सकते हैं, फ्लैगिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि अलग अलग लेवल पे होती है, जिससे कि आप अपने AI मॉडल को सुरक्षित बना सकें और अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनके डेटा को गोपनीय रख सकें। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो एक और ये रिसर्च पेपर है, जैसे पिछले रिसर्च पेपर में इसके बारे में बात की थी, कौन कौन से इंटरवेंशन कैसे किए जा सकते हैं, कौन कौन से हार्म हैं। और इस पेपर में जैसे डिस्कस किया गया, कैन LLM कीप अ सीक्रेट, टेस्टिंग प्राइवेसी इम्प्लीकेशन ऑफ अ लैंग्वेज मॉडल वाया कॉन्टेक्सचुअल इंटीग्रिटी थ्योरी। तो इसमें इन्होंने दिखाया है कैसे 4 टीयर में एक तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन को लिया है। जैसे पहले टीयर में जो सीड कंपोनेंट है केवल इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसके बारे में बात करें, क्या ये सेंसिटिव है, क्या ये सेंसिटिव नहीं है, और अगर सेंसिटिव है तो कितने लेवल की सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं वेरी, समवॉट, नॉट, टू, नॉट एट ऑल। उसी तरीके से टीयर 2 में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके पास एक्टर भी होगा और ये भी होगा कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करेगा। जैसे ये एक्टर इस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से यूज़ करेगा, तो वहाँ पे फिर आप पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ योर हेल्थ इज़ कलेक्टेड बाय योर डॉक्टर टू डायग्नोज एंड ट्रीट योर कंडीशन। तो यहाँ पे योर डॉक्टर एक तरह से एक्टर हो गया, स्टेट ऑफ योर हेल्थ एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो गई, एंड डायग्नोज एंड ट्रीट योर कंडीशन एक तरह से यूज़ हो गया। तो इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, क्या नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग टीयर पे, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्टर यूज़ के बाद थ्योरी ऑफ माइंड आ गया और लास्ट में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी आ गए। तो कैसे किस स्तर पे डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है वह सेंसिटिव है, कैसे नहीं है, क्या सेंसिटिव है, क्या नहीं है, इस बारे में बात की गई है। अगर हम इस फिगर के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो टीयर 1 में जैसे हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स जो है एक तरह से रिलेटिवली उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो इसलिए -33 लिखा गया है। -100 सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि एक तरह से आप यहाँ पे आधार नंबर की तरह देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसको -100 लिखा गया है। तो जैसा कि पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, -100 मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और 100 पॉजिटिव मतलब उतना सेंसिटिव नहीं है, और 0 मतलब एक तरह से न्यूट्रल है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स को देखें तो आपके फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन एक तरह से ठीक है, मतलब थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, बट इतनी सेंसिटिव नहीं है जितना सोशल सिक्योरिटी नंबर है। उसी तरीके से आपके बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हेल्थ और लोकेशन, ये काफ़ी प्राइवेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से ये -100 है। और शॉपिंग, आप क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सेंसिटिव उतनी नहीं है, इस वजह से ये +7 है। और उस तरीके से आप देखें तो सेंसिटिविटी टीयर में 1 में अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी लेवल है। अगर हम टीयर 2 में देखें तो अब ये जो टीयर 1 की इन्फॉर्मेशन है किसके द्वारा, चूँकि हमने बताया था कि टीयर 2 में अब हमारा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्टर होगा और उसका करस्पॉन्डिंग यूज़ केस होगा। तो इस केस में जो डॉक्टर है, अगर हम डॉक्टर को भी अगर सेम नोमेनक्लेचर या कन्वेंशन को फॉलो करें
तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर -100 है, इंश्योरेंस के लिए -25 है, ऑनलाइन के लिए -100 है। तो ऑनलाइन के लिए -100 तो समझ में आता है, क्योंकि आप अपनी सोशल सिक्योरिटी नंबर को ऑनलाइन नहीं पब्लिश करना चाहते, तो यहाँ पे इस वजह से इसको 100 ही रखा गया। लेकिन आपके अपने डॉक्टर के साथ सोशल सिक्योरिटी नंबर शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्दर डायग्नोस्टिक कर सकता है, वो पुराने रिपोर्ट्स को देख सकता है। तो इस वजह से इस -100 को एक तरह से -25 थोड़ा कम सेंसिटिव कर दिया गया है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे टीयर 2.B में इसको ये जो लेस कंजर्वेटिव किया गया है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप इस पेपर को आप और डिटेल में देख सकते हैं इसके बारे में और जानने के लिए। तो चलिए हम अब हमें ये पता चल गया कि हार्म्स क्या है, तो अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द डीप फेक्स। तो डीप फेक्स बेसिकली AI जनरेटेड कंटेंट होता है, जहाँ पे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आर मैनिपुलेटेड टू मिमिक सम रियल वर्ल्ड इंडिविजुअल। तो जो भी अलग अलग लोग हैं रियल वर्ल्ड के, ख़ास तौर पे लोग जो पॉपुलर लोग होते हैं, उनके वीडियोस बना के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से उनको परेशान करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से हस्तक्षेप के माध्यम से डॉक्टर्ड इमेजेस, वीडियो और ऑडियो बनाई जाती है। तो और इसके लिए ढेरों टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे GAN है, और भी अभी LLM बेस्ड, मल्टीमोडल LLM बेस्ड टेक्निक्स हैं। उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं, जो कि दिखने में फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच में रियलिस्टिक लगती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर्ड इमेजेस हो सकती हैं, मैनिपुलेटेड फोटोग्राफ्स ऑफ एन अनडिटेक्टेबल, सिंथेटिक ऑडियो होती हैं, AI जनरेटेड वॉइस मिमिकिंग रियल इंडिविजुअल, जैसे फेक फ़ोन कॉल करके आप स्कैम कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी ऐसे नुकसान और स्कैम हुए हैं, जो कि हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि डीप फेक की वजह से ढेर सारे स्कैम और नुकसान हो सकते हैं। इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर हैव बीन लॉस्ट इन कॉर्पोरेट फंड एंड क्रिप्टो स्कैम। रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, जितने भी पॉलिटिकल फिगर हैं, आपने उनका जो बात उन्होंने बोली नहीं है वो भी आप उनसे उनके डीप फेक वीडियो में बुलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। तो एक तरह से सफ़र फ्रॉम फेक इंडोर्समेंट और स्टेटमेंट। ट्रस्ट एक तरह से इरोज होता है, तो जैसे डीप फेक स्कैम में कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड अंडरमाइनिंग अथॉरिटी। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो क्रिटिकल नीड है उसके लिए हमें रॉबस्ट डिटेक्शन टूल एंड द रेगुलेशन टू कम्बैट मिसयूज़ ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो रेगुलेशन के साथ साथ हमें और भी ऐसे मॉडल्स ये हो सकता है, वो AI बेस्ड मॉडल ही हो, जो कि किसी भी तरीके से डिटेक्ट कर पाएँ कि ये जो कंटेंट बनाया गया है या जो आप यूज़ कर रहे हैं वो AI के द्वारा जनरेट है या एक्चुअल में वैसा बोला गया है या वो रियल कंटेंट है। तो एक तरह से ख़ास तौर पे जनरेटिव AI के युग में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है, क्योंकि इनको बनाना बहुत आसान हो गया है। चंद सेकंड्स में आप अलग अलग डीप फेक वीडियो, ऑडियो बना सकते हैं और उस फेक न्यूज़ बना सकते हैं और उसको तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे चीज़ें सेंसिटिव जो कि थोड़ी सी पॉपुलर फिगर के बारे में होती, तुरंत वायरल हो जाती हैं और उनको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो प्राइवेसी इन्वेशन, एक तरह से आप उनके प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हैं। मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इमेजेस और वीडियो फॉर मैलिशियस पर्पस, आप उनकी गलत पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ट्रस्ट का एक तरह से इरोजन होता है। डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग रियल फ्रॉम फेक, अंडरमाइनिंग क्रेडिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि कोई आपको किसी दूसरे के भेष में, दूसरे की आवाज़ में आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। तो डीप फेक ऐसे ढेरों एग्जांपल आप देख सकते हैं। किसी वर्ल्ड लीडर को फेक एड्रेस करने में, डॉक्टर इमेजेस यूज्ड इन फेक रिज्यूम और आइडेंटिफाइज। सिमिलरली AI जनरेटेड ऑडियो का आप यूज़ करके आप टारगेटेड किसी को बदनाम कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। डीप फेक वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ आर यूज इन जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम वेयर अटैकर्स इम्पर्सनेट हायरिंग मैनेजर और कैंडिडेट। तो वो एक तरह से बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम इतने रुपए दो। आप फंस जाते हैं उस झांसे में। अटैकर्स यूज डीप फेक टू फैब्रिकेट कंप्रोमाइजिंग वीडियोज़ और इमेजेस of individuals and threaten to release them unless paid
तो ख़ास तौर पे अभी डिजिटल लॉक करके एक स्कैम हुआ था, राइट। तो जिसमें लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना के उनको उनसे करोड़ों लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। तो अटैकर्स क्रिएट डीप फेक वीडियोज़ ऑफ सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंस टू प्रमोट फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम और प्रोडक्ट। इस तरह से लोगों के नाम पे, जो आपके पब्लिक फिगर हैं उनके नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। सो अटैकर्स यूज डीप फेक videos of well-known companies personality to convince victim to click malicious link और प्रोवाइड लॉगिन डिटेल्स। तो अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें जो कि सच में ऐसे स्कैम डीप फेक के माध्यम से हुए हैं, तो एक कॉर्पोरेट फंड फ्रॉड हुआ तो 2019 में स्कैमर यूज AI जनरेटेड ऑडियो टू मिमिक द वॉइस ऑफ CEO। तो जो उनके CEO था उनकी आवाज़ को मिमिक करके तो उनके एम्प्लॉय को एक तरह से बोला कि आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो एक फ्रॉडलेंट अकाउंट में, और उसने कर दिया। उसी तरीके से पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन किया जा सकता है। सो डीप फेक वीडियोज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स सच एज डॉक्टर फुटेज ऑफ बैरक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किसी का भी हो सकता है, हैव बीन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। क्रिप्टो फ्रॉड हो सकता है, जैसे डीप फेक ऑफ एलन मस्क एंड अदर प्रोमिनेंट फिगर हैव बीन यूज्ड इन स्कैम प्रमोटिंग सम फेक क्रिप्टो करेंसी स्कीम्स ऑन सोशल मीडिया एंड ट्रिकिंग यूजर्स इन इन्वेस्टिंग। आपको लगता है भाई एलन मस्क पैसे लगा रहे हैं, आप तो इसमें बस पैसे लगा दो वो सोना हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। वह बेवकूफ़ बना के केवल उनके नाम को यूज़ करके आपसे अच्छे खासे आपके जीवन भर की पूंजी इसमें बर्बाद कर देते हैं। ऐसे कई एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट भी हुए हैं जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स हैव क्रिएटेड अ डीप फेक वीडियोज़ ऑफ डिपिक्टिंग इंडिविजुअल्स in compromising situation and blackmail them for money even though the videos are fabricated। ऐसा आपने देखा है कि ऐसे ढेरों डीप फेक के माध्यम से पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाए जाते हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और काफ़ी ऐसे लोग परेशान होके अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। तो फिशिंग स्कैम भी एक तरह से फेक इंटरव्यू हुआ 2022 में। स्कैमर यूज फेक deep fake video of a job candidate during a virtual interview for a remote IT position to gain access to the sensitive company system। तो ऐसे ढेरों, जैसा कि हमने बात बताई, फेक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जो कि ऐसे डीप फेक का यूज़ करके अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से डीप फेक कंटेंट को यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ और लोगों को फाइनेंशियल नुकसान और मानसिक नुकसान पहुंचाया जाता है। तो जैसे किडनैपिंग के बारे में हमने बताया, इलेक्शन इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, इनपर्सनेट इन वीडियो कॉल्स के बारे में बताया। तो ऐसे ढेरों टूल्स हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। ये फेस ऐप है, रीफेस है, अब तो अलग अलग जो मल्टी मॉडल LLM बेस्ड मॉडल्स हैं उनके द्वारा भी लोग करते हैं। तो इनके एथिकल कंसिडरेशन देखने की ज़रूरत है। वाइल दिस ऐप क्रिएट potential they basically suffer from problems such as creating fake news, propaganda, infringing of privacy or content, facilitating identity fraud or scam। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ढेरों इसमें एथिकल कंसिडरेशन की ज़रूरत है कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं वह सही है, गलत तरीके से यूज़ तो नहीं होगा, वो चीज़ें देखने की। तो हमें इसको मिटिगेट कैसे करें इन रिस्क को। तो हमारे पास अगर कोई डिटेक्शन टूल होगा जो कि बता पाए कि ये जो कंटेंट है या डीप फेक के द्वारा बनाया गया है या मानव के द्वारा बोला गया है, सच में ऐसा रियल है, तो एक बड़ा अच्छा होगा। तो कई ऐसे टूल्स हैं जैसे डीप वेयर स्कैनर है, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ऑथेंटिकेटर है। इसके अलावा रेगुलेशंस हमें स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, जैसे EU की AI एक्ट पॉलिसी, US की डीप फेक लॉ है, और भी देश अपने अलग अलग लॉ और पॉलिसीज़ को बना रहे हैं। अवेयरनेस है, एजुकेटिंग यूज़र टू क्रिटिकली असेस डिजिटल कंटेंट। आप जब भी किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या ये बनाई गई है, क्या आपको लग रहा है कि ये AI जनरेट है या सच में ऐसा बोला गया है। कोई तरीका है कि हम इसको डिबंक कर पाएँ, इसको वेरीफाई कर पाएँ। Ethical AI development, building transparent and accountable AI system। So in the age of AI, authenticity is a new currency of trust। तो हमें कैसे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है।
और इसीलिए हमें एक्सप्लेनेबिलिटी की ज़रूरत है। जब भी हमने जैसे पहले भी बताया कि एआई कोई डिसीजन लेता है तो कैसे हम वहाँ पे उसको उस डिसीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके से उसने ये डिसीजन लिया है। तो एक्सप्लेनेबल एआई का डेफिनेशन एक तरह से देख सकते हैं, एआई सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड इंटरप्रिटेबल आउटपुट टू हेल्प यूज़र अंडरस्टैंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसका जो मुख्य पर्पज़ है वह जो एआई डिसीजन और मानव की जो समझदारी है, जो समझ है, उसके बीच में एक तरह से ब्रिज बनाने के लिए होती है, और जिससे कि जो ओवरऑल एआई का प्रोसेस है वो कंप्रेहेंसिबल और थोड़ा ट्रस्टवर्दी बनाए जा सके। तो इसके ढेरों रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं। जैसे हेल्थ केयर की बात करते हैं तो IBM वॉटसन हेल्थ है, जहाँ पे एआई एक्सप्लेन डायग्नोसिस प्रेडिक्शन टू डॉक्टर व फीचर इंपॉर्टेंस। फाइनेंस में जैसे क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम डिस्प्ले की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, जैसे फीको स्कोर हो गया। ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, टेस्ट करंट डिसीजन लॉक फॉर एक्शन इन क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे आपको गाड़ी रोकनी है, ब्रेक लगाना है या सड़क को क्रॉस करना है, ये सारी चीज़ें। तो रोल ऑफ एक्सप्लेनेबल एआई इन SCI, तो इससे हमारा जो ट्रस्ट होता है सिस्टम के ऊपर वो बढ़ता है। उपयोगकर्ता आपके सिस्टम को ठंडे दिमाग से बड़े अच्छे से यूज़ करता है। तो यूज़र्स आर मोर लाइकली टू अडेप्ट एंड रिलाई ऑन एआई सिस्टम व्हेन दे अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग। तो फाइनेंशियल एड टूल एक्सप्लेनिंग द लोन अप्रूवल और रिजेक्शन, जिससे आपको भी एक तरह से संतुष्टि हो कि हाँ सच में मेरे एप्लीकेशन में कोई दिक्कत थी या कुछ मैं फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ, रादर देन कि मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ, मैं इस कम्युनिटी का हूँ, मैं उस कम्युनिटी का हूँ, मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं उस रिलीजन का हूँ। तो इसके बेसिस पे वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जो उसके क्राइटेरिया है, चाहे वो इनकम हो, चाहे जो बाकी चीज़ें हों, उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए। और एक्सप्लेनेबल एआई के माध्यम से हम जो उसकी ओवरऑल उपयोगिता है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि एक्सप्लेनेबल एआई अलाइन विद SCI प्रिंसिपल बाय designing system that provide accessible and clear explanation. So tools like interactive dashboard और visual heat map for AI decision, तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे जो भी डिसीजन AI के माध्यम से लिए गए हैं वह किन किन फीचर्स को, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। यह हमें डिबगिंग में भी मददगार साबित होती है। सो डेवलपर्स एंड रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई flaws or bias in AI system with user friendly diagnosis interfaces। तो एक तरह से हमें अब जैसे मेमोरी लीक है या जो भी है आपके कोड में, तो अचानक से अगर वहाँ मेमोरी यूसेज ज़्यादा हो गया, CPU यूसेज ज़्यादा, तो अगर हम देखें एथिकल AI डिज़ाइन में तो कैसे यह देखता है, कैसे न्यायपूर्वक है वो, कैसे किसकी जवाबदेही है, कैसे पारदर्शी है। अगर इन चीज़ों को, जिसको हम फैट भी बोलते हैं, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये फैट इन सिस्टम्स में है क्या, अगर ये है तो ये इंश्योर करता है कि एक एथिकल डिसीजन आपने लिया है एंड एडहेरेंस जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसको आपने फॉलो किया है। तो इसके अलग अलग टूल्स हैं और तरीके हैं, तकनीकियाँ हैं, जिसके माध्यम से आप एक्सप्लेनेबल एआई का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें लाइम शैप काफ़ी पॉपुलर एक तरह से विजुलाइजेशन टूल्स हैं जो कि जनरेट करते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉडल्स एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू फीचर कंट्रीब्यूशन टू द प्रेडिक्शन। एंड इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन के थ्रू आप बेसिकली टैब्ल्यू और बाकी चीज़ों के माध्यम से देख सकते हैं एक्सप्लेनेबल इंसाइट को। सो ट्रांसपेरेंसी इन एआई इज़ नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स नेसेसरी फॉर द ट्रस्ट एंड एडेप्टेशन, जैसा कि टिम मिलर ने बोला था। तो इसमें कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी भी हैं, जैसे बैलेंसिंग द सिंप्लिसिटी एंड द डेप्थ इन एक्सप्लेनेशन, एड्रेसिंग कॉग्निटिव ओवरलोड इन यूज़र व्हेन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा। जब भी कॉम्प्लेक्स डेटा आप देते हैं तो कैसे उस पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे अगर सिंपल मल्टी मोडल डेटा है, जैसे टेक्स्ट और इमेज है या कॉलम और एक तरह से अलग अलग है, एक तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको तो आप प्रोसेस करते हैं आसानी से। लेकिन अगर मैं ढेर सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, आपके सोशल मीडिया डेटा, आपके पर्सनल डेटा, आपके पास्ट डेटा, ये सारी चीज़ों को मल्टी मॉडल डेटा, तो इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम अब जानते हैं
कि कैसे गोपनीयता और सुरक्षा का एससीआई में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। तो अभी पिछले साल एक वाक़या हुआ था जब लोग डेविड मेयर नाम के शख्स के बारे में चैट जीपीटी पे पूछना शुरू करते थे तो वो सिस्टम क्रैश हो जाता। जैसे मैंने यहाँ पूछा हु इज़ डेविड मेयर, तो उस केस में वह सिस्टम क्रैश हो गया और उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर उसको एक तरह से बाईपास करने के लिए मैंने उससे दोबारा पूछा कैन यू आंसर प्रीवियस क्वेश्चन, तो फिर वो डेविड मेयर के बारे में सर्च करता है, उसके बारे में और डिटेल देता है। तो एक तरह से प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है जब भी आप इंटरनेट पे एआई के माध्यम से कोई डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से जब यह प्रश्न मैंने दोबारा अब पूछा 2025 में, तो उसने बोला कि मैंने बोला कि आप पिछले साल डेविड मेयर के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे, तो उसने उत्तर दिया कि उस समय यह एक तरह से कॉपीराइट से रिलेटेड कोई इशू था, तो उस वजह से ये नहीं बता पा रहा था या नहीं बता रहा था। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप अपने डिजिटल चिन्हों को छोड़ते जाते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते जाते हैं। और वो डिजिटल फुटप्रिंट एक तरह से आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकती है। उनमें से काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकती है और कुछ ऐसे ही जनरल हो सकती है। तो सिक्योरिटी ब्रीच अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो पेमेंट यूजिंग पेमेंट टर्मिनल विद फिजिकल कीज। जैसे पहले जब आप पे करना होता था, आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते थे या स्वैप करते थे और फिर अलग अलग जो आपके पिन था उसको क्लिक करते थे। आज के टाइम पे आप देखते होंगे जब आप पेमेंट करते हैं तो ये जो फिजिकल कीज़ थी, ये जो फिजिकल थी, अब ये एक तरह से स्क्रीन की तरह हो गया है और इसमें जो भी पिन के लिए नंबर्स आते हैं वो रैंडम ऑर्डर में आते हैं। पहले जैसे यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होता है, इसमें रैंडम नंबर होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर ये स्ट्रेट नंबर होगा तो आपके बगल वाला गलती से या जैसे भी अगर आपके पिन को देख लेता है तो एक तरह से काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आप उनको नहीं देना चाहते। और रैंडम होने की वजह से मतलब अलग अलग बार अलग अलग पोजीशन पे आती है, तो केवल पोजीशन देख के आप कोई नहीं जानेगा कि आपका पिन क्या है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट है पेमेंट टर्मिनल्स ऑफर सिक्योर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन इंक्रीजिंग सेल एंड प्रोफिशिएंसी। और इसीलिए साउंड बॉक्स एक तरह से बनाया कि जब भी आप पैसे पे करते हैं मर्चेंट को, शॉप ओनर को, तो एक तरह से उनको आवाज़ के माध्यम से पता चल जाता है 20 रुपये प्राप्त हुए। अदरवाइज़ ऐसे भी कई फ्रॉड हुए कि जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो पुराने स्क्रीनशॉट को दिखा देते थे, पुराने उसको दिखा देते थे और इवन एक तरह से बिना पेमेंट किए हुए चले जाते थे। तो ड्रॉबैक इसके वही हैं, पेमेंट टर्मिनल्स इन्वॉल्व कॉस्ट, पोटेंशियल टेक्निकल इश्यूज एंड डिपेंडेंसी ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये इसके बारे में बात की जा रही है। तो अगेन हर किसी जो भी तकनीकी या एडवांसमेंट होती है उसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं और हमें एक सतत प्रक्रिया है जहाँ पे हम आगे उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एससीआई के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मतलब एक तरह से यूज़र्स एबिलिटी टू कंट्रोल दियर पर्सनल डेटा। अगर वो किसी तरीके से अपने पर्सनल डेटा को कंट्रोल कर पाते हैं, वह निर्धारित कर पाते हैं कि किस डेटा को जो उसका सिस्टम है यूज़ कर सकता है, देख सकता है, नहीं देख सकता, ये एक तरह से उसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। तो इसमें की पॉइंट्स अगर हम देखें तो इंश्योरिंग यूज़र ट्रस्ट, डिज़ाइनिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल, बैलेंसिंग ईज़ ऑफ यूज़ एंड रॉबस्ट सिक्योरिटी मेजर। जैसे रियल वर्ल्ड के केस में हम देखें कि अब व्हाट्सएप के ऊपर इंक्रिप्शन होता है, वो बोलता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो इवन व्हाट्सएप उसको नहीं देख सकता, समझ सकता कि आपने क्या मैसेज को भेजा है। तो प्रोवाइड्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट यूज़र मैसेज वाइल मेंटेनिंग अ सिंपल इंटरफेस। तो प्राइवेसी का महत्व क्यों है एससीआई में? क्योंकि उससे फिर यूज़र नीड टू फील सेफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर उसको लगेगा कि जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ वो सिक्योर नहीं है, वो किसी और के पास जा रही है, तो वो आपके ऐप को फिर सिस्टम को यूज़ ही नहीं करेगा। इंटरफेसेस मस्ट बी डिज़ाइन टू क्लियरली इंडिकेट व्हाट डेटा इज़ कलेक्टेड एंड हाउ इट इज़ यूज।
किसी तरीके से अगर हम बता पाएँ क्या डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या डेटा आप ले रहे हैं और उनको आप आगे कैसे यूज़ कर रहे हैं उत्तर देने के लिए, या आगे किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो बताने की बहुत ज़रूरत है। सो प्राइवेसी कंसर्न डायरेक्टली इम्पैक्ट यूज़र एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। तो एक तरह से यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारे हो गए डेटा ट्रांसपेरेंसी, कंसेंट मैनेजमेंट एंड मिनिमाइजिंग डेटा कलेक्शन। और इसीलिए हमने IRB की बात की थी पहले के सप्ताहों में, जहाँ पे जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, जब भी कोई डेटा यूज़ करते हैं, तो एक तरह से हमें अपने उपयोगकर्ताओं को बताने की ज़रूरत है आप कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कौन कौन सी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको आगे कैसे यूज़ करने जा रहे हैं, और आपकी कोई भी गोपनीय इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो इसका रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल देखें, एप्पल्स प्राइवेसी लेबल क्लियरली इंडिकेट व्हाट डेटा ऐप कलेक्ट्स, गिविंग यूज़र कंट्रोल ओवर देयर इन्फॉर्मेशन। और उसी तरीके से सिक्योरिटी की क्या महत्ता है ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। इट प्रोटेक्ट यूज़र फ्रॉम थ्रेट्स लाइक डेटा ब्रीच, फ्रॉड, साइबर अटैक। और एक तरह से ये सिक्योर सिस्टम रीइंफोर्स करता है ट्रस्ट को, और जो यूज़र का जो पार्टिसिपेशन है उसको और बढ़ाता है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट और ब्लेमिंग और कंफ्यूजिंग द यूज़र, क्योंकि अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नाम पे अब हम उसको 10 एक्स्ट्रा चीज़ें करा रहे हैं तो नहीं करेगा, वो परेशान हो जाएगा और ब्लेम हो जाएगा और फिर वो सिस्टम ही यूज़ करना बंद कर देगा। तो हमें कैसे एक ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम यूज़ेबिलिटी को कम भी नहीं होने दें और यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन करते हुए कैसे यूजेस को, डेटा को प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान देते हुए बनाएं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो एक तरह से हो गए, सिक्योर ऑथेंटिकेशन हो गया, जैसे इम्प्लीमेंटिंग अ यूज़र फ्रेंडली लॉगिन मेथड्स, एग्जांपल बायोमेट्रिक हो सकता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो सकता है, इनक्रिप्शन हो सकता है, कीपिंग डेटा सेव ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज, क्लियर कम्युनिकेशन व्हेन समथिंग, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हमें एक तरह से क्लियरली बताना पड़ेगा कि ठीक है ये मैसेज लॉस्ट हो गया, इंटरनेट चला गया, जो भी है, और उसको रिकवर करने में मदद करना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करते समय अगर फेल हो गया तो अगर आपके पैसे कट गए तो प्रॉब्ली विदिन 10 आवर 24 आवर वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एक तरह से गूगल्स 2 स्टेप वेरिफिकेशन एंड एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट्स यूज़र अकाउंट विदाउट गिविंग सिग्निफिकेंट यूजिबिलिटी कंप्रोमाइजेज। तो उसी तरीके से आजकल आप लोग गूगल ऑथेंटिकेटर या उसी तरह की और भी आपको यूज़ करते होंगे, जैसे लॉगिन के बाद एक तरह से वो यहाँ पे रियल टाइम में कोड जनरेट होता है और उस कोड को आप जब वहाँ पे डालते हैं तब आप लॉगिन कर पाते हैं। तो एक तरह से ये सिक्योरिटी को और इन्हांस करता है, एक तरह से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द ऑनलाइन अकाउंट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द योर पासवर्ड, गूगल ऑथेंटिकेटर जनरेटर टाइम सेंसिटिव कोड जो कि कुछ सेकंड तक लिए आप एक तरह से ये दर्शाता है कितने सेकंड तक लिए वैलिड है, और आप उस तरीके से टाइम बाउंड तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें प्राइवेसी और सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल, तो जो की प्रिंसिपल हैं प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। और हमें की फीचर जिनका ध्यान देना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग फेवर प्राइवेसी, सिक्योरिटी फीचर शुड नॉट बी इम्पेयर्ड यूजिबिलिटी, रेगुलर अपडेट टू एड्रेस न्यू वल्नरेबिलिटी। और इसीलिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग वर्जन्स को अपडेट करना पड़ता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो फेसबुक का प्राइवेसी शॉर्टकट, सिंप्लीफाइड प्राइवेसी डैशबोर्ड टू हेल्प यूज़र मैनेज देयर इंफॉर्मेशन ईजली। तो यहाँ पे जो अलग अलग चैलेंजेस जब हम गोपनीयता और सिक्योरिटी की बात करते हैं CI में, तो कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी फीचर्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र अवेयरनेस, यूज़र्स आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द प्राइवेसी रिस्क, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं पता, हमें तो लगता है कि हमने बस ये लाइन सेलेक्ट की, हमने ये प्रोडक्ट को सर्च किया, लेकिन उसको आप की जो कंपनी है जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट यूज़ कर दे रहे हैं, वो उसको अलग अलग तरीके से उसको मिसयूज़ कर सकती है। मिसअलाइंड गोल्स, बैलेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स विथ प्राइवेसी यूज़र expectation, and dark patterns, UI elements that devise users into giving up more information than intended। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हम लोगों ने सुना हुआ है, तो कैसे फेसबुक का डेटा जो मिसयूज़ हुआ था एंड कंसिक्वेंस पुअर प्राइवेसी प्रैक्टिसेस, उस समय जो
फेसबुक फॉलो करता था। तो इसके अलग अलग टूल्स हैं, जैसे अगर हम देखें तो इंक्रिप्शन टूल है, SSL TSL है फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। प्राइवेसी टूल है जहाँ पे हम कुकी कंसेंट मैनेजर और एनोनिमाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे बायोमेट्रिक हुआ, पासवर्ड मैनेजर हुआ और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ। यूजेबिलिटी टेस्टिंग टू फाइंड बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी फीचर एंड द यूज़र एक्सपीरियंस। जैसा कि हमने बात की कि गोपनीयता और सिक्योरिटी को बनाए रखना अच्छी बात है, बट उससे यूजेबिलिटी अफेक्ट होती है, तो कैसे हम दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ बना सकते हैं। तो सिमिलरली लास्ट पासवर्ड मैनेजर दैट बैलेंस स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी विद ईजी यूजेबिलिटी। तो इसके भी अलग अलग एग्जांपल हैं। फ्यूचर ट्रेंड की अगर हम बात करें सिक्योरिटी और प्राइवेसी में, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेसी का मॉडल्स हुआ, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी हुआ और AI इनसिक्योरिटी हुआ। एप्पल्स फेस आईडी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। जैसा कि हमने बात की कि GDPR हमने पहले ही बात की थी, द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द CI डिज़ाइन बाय रिक्वायरिंग क्लियर प्राइवेसी पॉलिसीज़, कंसेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। तो एक तरह से GDPR और अलग तरीके की जो रेगुलेशंस हैं वह मैंडेट करता है, कई जगह मैंडेटरी है कि इन गाइडलाइन को, इन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है अपने डिज़ाइन में, अपने सिस्टम में। जैसे वेबसाइट्स आर नाउ डिज़ाइन टू बी ट्रांसपेरेंट बट often data use requiring user consent for cookie and data collection। क्योंकि अगर ये आपको कुकीज़ और डेटा कलेक्शन लेना है तो अपने यूज़र का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं, क्लियर प्राइवेसी नोटिस, यूज़र कंसेंट मैकेनिज्म और राइट टू एक्सेस एंड इरोजर। तो इस तरीके से अगर कोई यूज़र समय के साथ चाहता है कि अब वह इस डिजिटल फुटप्रिंट का, जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट उसने छोड़े वह नहीं चाहता कि आपके सर्च रिजल्ट में आए, तो एक तरह से डिजिटल डेविड मेयर का जो एग्जांपल दे रहे थे कुछ उसी तरीके का था वो। तो एक तरह से GDPR कुकी कंसेंट पॉपअप सो सीन अक्रॉस वेबसाइट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड। और हमें एक तरह से इन यूजेबिलिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमें यूज़र को, जो भी आपके हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेटिंग यूज़र्स ऑन द प्राइवेसी सेटिंग एंड द सिक्योरिटी ऑप्शन, जो कि मैंडेटरी होते हैं प्रोवाइड करना, जो होते हैं आप उनको देख सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिक्योरिटी सेटिंग मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी कभी ये सेटिंग्स और ये प्राइवेसी डिस्क्रिप्शन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इटरेटिव टेस्टिंग, सो टेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो फॉर यूजेबिलिटी। तो अगर हम इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो सिग्नल ऐप ऑफर्स प्राइवेसी फर्स्ट कम्युनिकेशन विथ सिंपल एंड एक्सेसिबल सिक्योरिटी सेटिंग। और यही वजह था कि एक समय सभी लोग व्हाट्सएप छोड़ के, काफ़ी लोग व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल ऐप की ओर जाने लगे। तो सिक्योरिटी एंड CI जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, जिससे कि जिस तरह के कंटेंट हैं, कंटेंट एज के हिसाब से जो मॉडरेटेड है वह वो उस तरह के कंटेंट किड्स प्रोफाइल, किड्स लोग ना देख पाएँ। तो इसी तरीके से देख सकते हैं नेटफ्लिक्स किड्स लिमिट मूवीज़ टू द चाइल्ड अप्रोप्रिएट जेनर एंड वाइल यूट्यूब किड्स फिल्टर वीडियोस फॉर यंगर ऑडियंस। तो पेरेंटल कंट्रोल होता है, जैसे पेरेंटल कंट्रोल कैन सेट व्यूइंग रिस्ट्रिक्शंस, क्रिएट लिमिट टाइम एंड इवन लॉक प्रोफाइल। पिन भी डाल सकते हैं इसको और फिक्स करने के लिए। तो एक तरह से आप सिक्योरिटी या CI में आप देख सकते हैं कि नुकसान होता है तो इसके फ़ायदे भी होते हैं। जैसे एप्पल के अंदर जो एप्पल्स फॉल्ट डिटेक्शन है एंड क्रैश डिटेक्शन फीचर है, उसके माध्यम से आप कभी कभी अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में हैं, किसी डेंजर में हैं, तो आपके जो लव्ड वन हैं, जो आपके प्रिय लोग हैं, उनको पता चल जाता है, उनको अलर्ट चला जाता है। क्योंकि एक तरह से एप्पल वॉच में एक्सेलेरोमीटर, डायरोस्कोप टू डिटेक्ट हाई इम्पैक्ट इवेंट्स, SOS इमरजेंसी कॉल, जैसे ही कोई हाई इम्पैक्ट, तुरंत आपके जो इमरजेंसी कॉल आपके इसमें सेव है उनको कॉल चला जाता है। एंड इंटीग्रेशन विद द GPS फॉर लोकेशन ट्रैकिंग, आपका लोकेशन भेज देता है कि आप यहाँ पे हैं, जैसे इट लुक्स लाइक यू हैव टेकन अ हार्ड फॉल, और तुरंत SOS करके इमरजेंसी कॉल को कॉल कर देगा। और ऐसा रियल वर्ल्ड में देखा गया है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को बचाया गया है, जैसे उनके सडन एक्सीडेंट की वजह से। जैसे एक बंदा था जो कि बाइक चला रहा था
और किसी ऑस्ट्रेलिया के सुनसान सड़क पे कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, गिर गए। जैसे ही सडन फॉल हुआ तो एप्पल से जो इमरजेंसी कॉल था उसके लव वंस को चला गया और तुरंत उसका लोकेशन भेजा गया। तो फिर उसके जो उसके प्रिय थे, परिजन थे, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको तुरंत रेस्क्यू किया और उसको बचाया। उसी तरीके से काफ़ी जो वृद्ध लोग होते हैं, अचानक से कुछ चीज़ें होती हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है वर्टिगो की वजह से या अन्य कारणों की वजह से, तो उनको भी इस सडन फॉल के कारण तुरंत नोटिफाई किया जा सकता है उनके परिजनों को और सही समय पर उनकी जान को बचाया जा सकता है। अचानक से कुछ चीज़ें होती हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है वर्टिगो की वजह से या अन्य कारणों की वजह से, तो उनको भी इस सडन फॉल के कारण तुरंत नोटिफाई किया जा सकता है उनके परिजनों को और सही समय पर उनकी जान को बचाया जा सकता है। तो अब समराइज़ अगर हम करें इस सप्ताह को, तो प्राइवेसी सिक्योरिटी इन सीआई डिज़ाइनिंग इंटरफेसेस दैट प्रोटेक्ट यूज़र डेटा वाइल रिमेनिंग यूज़र फ्रेंडली। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन और यूज़र सेंट्रिक फोकस। इसके अलग अलग रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने डिस्कस किए, जैसे व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, एप्पल्स प्राइवेसी लेबल, गूगल्स टू स्टेप वेरिफिकेशन। और इसके हमने अलग अलग चैलेंजेस के बारे में बात की, जैसे सिक्योरिटी हुआ, इजी ऑफ यूज़ हुआ, और डिज़ाइनिंग अगेंस्ट डार्क पेरेंट दैट अंडरमाइन प्राइवेसी, इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ प्राइवेसी लॉस लाइक GDPR। अब इसमें जो इमर्जिंग ट्रेंड अब सामने आ रहे हैं, जो कि बायोमेट्रिक है, ऑथेंटिकेशन, AI बेस्ड इनहेंस सिक्योरिटी है, डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस सप्ताह में हमने गोपनीयता और सिक्योरिटी के बारे में, ख़ास तौर पर CI के परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा की। आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इन अलग अलग फर्दर रीडिंग्स मटेरियल में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस सप्ताह में मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और अगले सप्ताह जो कि हमारे कोर्स का अंतिम सप्ताह होगा, हम आपके साथ पुनः संवाद, AI बेस्ड संवाद सिस्टम पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।